गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की जो चैप्टर है 10th क्लास का, उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम फैराडेज जो लॉ हैं और फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनकी स्टडी करेंगे और उस स्टडी से हमें एक कंक्लूजन निकलेगा और उस कंक्लूजन से हम कुछ डिवाइसेस बनाएंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, टरबाइन जिसको बोलते हैं आप, टरबाइन से जो घूमता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये चीज़ें शामिल की गई या निकल के आई हैं वहाँ से, जिससे हमने ये डिवाइसेस बनाई, ये चीज़ हमें अब पता चलेगी। तो इसको बड़ा ही कॉन्सेंट्रेट माइंड से आप देखिए और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं बैटरीज का। देखो, बैटरीज में होते हैं केमिकल जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। लेकिन यार, ये तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए सही है, जैसे कि अगर कुछ टॉयज़ वगैरह हो या फिर घड़ी हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, तो उसके लिए तो बैटरी का इस्तेमाल करना ठीक है। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना हो एक बड़े स्केल पे, जैसे कि दुनिया में लाखों करोड़ों घर हैं और उन सारे घरों में अगर मुझे करंट को पहुंचाना है, तो उसके लिए तो यार बहुत बड़ी बैटरी चाहिए होगी, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यार, ये तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो हमारा सवाल आज का ये है कि क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकते हैं बिना बैटरी का इस्तेमाल किए हुए, बिना केमिकल्स का इस्तेमाल किए हुए? तो आओ देखते हैं। तो हमने पहले ये देख रखा है कि अगर हम करंट को पास करें एक कॉइल के थ्रू, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इसका मतलब कि हम करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही क्यूरियस साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। उन्होंने सोचा कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, मतलब कि क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकता हूं? क्योंकि देखो, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ ना, तो हम करंट को जनरेट कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, बिना बैटरी और केमिकल का इस्तेमाल किए हुए। तो फैराडे बहुत ही एक्साइटेड हो गए और उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए इसी चीज का पता लगाने के लिए। तो आओ आज हम फैराडे की तरह सोचते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हमें करने पड़ेंगे इस चीज को चेक करने के लिए। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक सर्किट जिसमें कि हम करंट को एस्टैब्लिश कर सकें। तो इसके लिए आओ एक कॉइल को ले लेते हैं। और हाँ, इसमें मुझे एक करंट सेंसिंग डिवाइस को भी लगाना पड़ेगा, जो कि हमें बता सके कि करंट कब फ्लो कर रही है। तो इसके लिए फैराडे ने यूज किया था गैल्वेनोमीटर का, जो कि हमें बताता है कि करंट कब इसमें फ्लो कर रही है। और इसकी नीडल के डिफ्लेक्शन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेकिन यार, गैल्वेनोमीटर थोड़ी बोरिंग डिवाइस होगी। अब यहाँ पे हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पे मान लेंगे कि जब बल्ब येलो ग्लो कर रही है तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और जब ये ब्लू ग्लो कर रही है तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट में मजा आने वाला है। और देखो, यहाँ पे मुझे बैटरीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हमें तो ये चेक करना है ना कि क्या हम करंट को जनरेट कर पाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, ना कि बैटरी की मदद से। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां मैंने लाके रख दिया एक बार मैग्नेट को। तो देखो, इसे कॉइल के पास लाके रख देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यार, यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बल्ब तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब कि सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। लेकिन यार, मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ पे। यहां मैंने एक बार मैग्नेट को रखा है, तो इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट को जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो यार, ये तो अच्छा नहीं हुआ। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। मैग्नेट को यहां से हटा, वो ये बल्ब अभी अभी फ्लैश किया। यार, एक बार फिर से मैग्नेट को वापस ला। ओ, ये बल्ब फिर से फ्लैश किया, इस बार ब्लू कलर से। यानी कि करंट इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। लेकिन देखो, एक्साइटिंग चीज ये है कि हमने करंट को जनरेट कर लिया है बिना बैटरी के इस्तेमाल के, भले ही 1 सेकंड के लिए क्यों नहीं किया हो। लेकिन देखो, इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है ना कि करंट तभी जनरेट हो रही है जब ये मैग्नेट मूव कर रहा हो, ना कि जब ये मैग्नेट रेस्ट पे हो। तो ये देख के फैराडे भी बहुत ही सरप्राइज थे। अब चलो कुछ और खेलते हैं इसके साथ। क्या होगा अगर मैग्नेट रेस्ट पे हो और हम कॉइल को मूव करवाएं? क्या तब करंट जनरेट होगी? तो आओ देखते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, करंट यहां पे भी जनरेट हो रही है। बल्ब फ्लैश कर रहा है जब हम कॉइल को मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि या तो कॉइल या फिर मैग्नेट, दोनों में से किसी एक को मूव करना पड़ेगा और तभी हमें करंट मिलने वाली है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ यार? अब इसे जानने के लिए फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। आओ उसे देखते हैं। तो इस बार एक मैग्नेट की बजाय हम एक कॉइल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे कि हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। अब देखो, आइडिया ये है ना
कि जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो वैसे इसमें करंट फ्लो करने वाली है, जिसके कारण कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब हमें यह देखना है कि क्या ये फील्ड इस कॉइल में एक करंट को जनरेट कर पाती है या नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं इसे प्राइमरी कॉइल बुलाने वाला हूं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और इसे मैं सेकेंडरी कॉइल बुलाने वाला हूं, जिसमें कि हमें करंट को जनरेट करना है बिना बैटरी के। तो देखो, वैसे बेसिकली हम एक मैग्नेट के बजाय बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलो स्विच को क्लोज करते हैं, और अरे यहां पे तो फिर से एक फ्लैश देखने को मिली। तो क्या हो क्या रहा है यहां पे? तो देखो, यहां अभी अभी सर्किट तो क्लोज है, एक करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, यानी कि इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है, लेकिन हमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिल रही है सेकेंडरी कॉइल में। हमें बस 1 सेकेंड के लिए एक करंट देखने को मिली थी। तो यार ये हो क्या रहा है? तो आओ एक बार स्विच को ओपन कर, ओ फिर से एक फ्लैश देखने को मिली। तो फैराडे को ये पता लगाना था कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या कॉमन है इस मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट में और इस कॉइल के एक्सपेरिमेंट में। तो क्यों नहीं तुम भी इसे सोचने की कोशिश करो। हिंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ही सोचना। वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से सोचने की कोशिश करो। अब अगर तुम नहीं सोच पाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, देखो ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। आओ देखते हैं कि फैराडे ने क्या सोचा। अपने बार मैग्नेट और कॉइल के एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं। तो देखो, फैराडे ने ये नोटिस किया कि जब भी हम मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हो, कॉइल के टुवर्ड्स, तब एक फ्लैश देखने को मिल रही है, और जब भी हम इसे अवे मूव कर रहे हो तब हमें एक फ्लैश देखने को मिल रही है। यानी कि करंट तभी जनरेट हो रहा है जब मैग्नेट टुवर्ड्स या अवे मूव कर रहा हो। फिर फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल के टर्म्स में सोचना चालू किया। उन्होंने ये सोचा कि देखो, जब हम मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हो तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि देखो मैग्नेट पास में आ रहा है, और तब हमें एक फ्लैश देखने को मिल रहा है। और जब हम इस मैग्नेट को अवे मूव कर रहे हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल, इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है, और तब हमें एक फ्लैश देखने को मिल रहा है। तो यानी कि उन्होंने कहा कि हो सकता है यार, जब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल ये चेंज करे, या तो बढ़ रही हो या तो कम हो रही हो, तभी हमें एक फ्लैश देखने को मिलेगा, तभी एक कॉइल में एक करंट जनरेट होने वाला है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करे तब हमें एक करंट मिलता है। लेकिन अगर मैग्नेट स्टेशनरी रखा हुआ हो तो देखो, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कॉइल के थ्रू, लेकिन ये चेंज नहीं कर रही है, और यहां पे कोई भी करंट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल, ये कॉइल में एक करंट को जनरेट करने वाली है। अब आओ इसी चीज को अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखो, इस केस में हमें फ्लैश तब देखने को मिल रही थी जब हम स्विच को क्लोज कर रहे हो, या फिर जब हम स्विच को ओपन कर रहे हो। देखो, बीच में हमें कोई भी फ्लैश नहीं मिल रही थी। तो यार यहां पे क्या हो रहा है? तो देखो, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो फिर सर्किट में एक करंट फ्लो करना चालू कर देता है। अब मान लो कि इस करंट की वैल्यू कुछ 1 एम्पियर के बराबर हो। तो जब स्विच ओपन था तो फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही थी, 0 एम्पियर की करंट थी, और जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया तो फिर इसमें 1 एम्पियर की करंट आ गई। लेकिन यार मेरा सवाल ये है कि क्या करंट 0 से 1 ये तुरंत इंक्रीज करती है जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं? तो नहीं, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट धीरे धीरे 0 एम्पियर से 0.1 एम्पियर, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते ये 1 एम्पियर तक इंक्रीज करती है। देखो हाँ, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही, इसलिए हमें पता नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होती है। यानी कि कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर करंट 0 एम्पियर से 1 एम्पियर तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है तो यार इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करने वाली है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अब देखो, अगर कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज करे तो यानी कि इसमें एक करंट जनरेट होने वाली है। तो यानी कि 1 मिलीसेकंड के लिए इसमें एक करंट होगी और हमें एक फ्लैश देखने को मिलने वाला है। अब देखो, एक बार जब करंट ये इंक्रीज होकर 1 एम्पियर तक पहुंच गई, उसके बाद तो करंट चेंज नहीं करने वाली है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, ये चेंज नहीं करेगी। यानी कि फील्ड थ्रू द कॉइल ये अब चेंज नहीं करने वाली है। तो यानी कि हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा। एक बार ये स्विच बंद हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए तो फिर कोई भी करंट नहीं मिलने वाला है। इस सेकेंडरी कॉइल में कोई भी फ्लैश नहीं होगी। अब बिल्कुल ही सिमिलर चीज होगी जब हम स्विच को ओपन करेंगे। जैसे मैंने स्विच को ओपन किया वैसे ही इसकी करंट ये 1 एम्पियर से रिड्यूस होकर 0 एम्पियर तक पहुंच जाएगी, लेकिन धीरे धीरे, और इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी। और देखो, इसका मतलब कि सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये रिड्यूस हो रही है, ये चेंज कर रही है, और इसलिए इस मोमेंट पे इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होने वाली है और हमें एक फ्लैश देखने को मिलेगा। अब ये सब कुछ हो जाता है बहुत ही जल्दी, कुछ मिली सेकेंड्स में, और इसलिए ये फ्लैश ये तुरंत होती है और ये गायब हो जाती है।
तो फैराडे की डिस्कवरी ये थी कि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इससे हमें करंट नहीं मिलता है, बल्कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इससे हमें करंट मिलता है। अब देखो, यहां पे हमें करंट मिल रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण। तो इसलिए हम इसे एक नया नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस मतलब कि किसी के प्रभाव के कारण होना। अब देखो, इसे हमने एक नया नाम इसलिए दिया ना, ताकि हम इसके बारे में आसानी से बात कर पाएं। अब कल को मैं कहूंगा इंड्यूस करंट, तो तुम ये समझ जाना कि ये बैटरी वाली करंट नहीं, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड वाली करंट है। अब देखो, यहां पे करंट है, तो यानी कि वोल्टेज भी होगा। देखो, वोल्टेज के कारण ही तो चार्जेस ये मूव कर पाते हैं और हमें करंट मिलती है। तो यानी कि यहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक वोल्टेज को भी जनरेट कर रहा है, और इस वोल्टेज को हम एक नया नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब इस फिनोमेना को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन असल में यह बताता है कि अगर एक कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज कर रही हो, तो उस कॉइल में एक करंट और वोल्टेज इंड्यूस होने वाली है। अब देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार फैराडे पूरी दुनिया को ये बात बता रहे थे। तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट जनरेट होता है, इससे क्या हो जाएगा। तो फिर फैराडे ने कहा कि एक दिन सारे घरों में बिजली इसी के कारण आने वाली है, और आज भी 200 साल के बाद भी हम सभी के घर में बिजली इसी के कारण आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ आया होगा। मुझे पता है डेफिनेटली समझ आया होगा कि किस तरीके से मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर, कॉइल के अंदर एक करंट हमें इंड्यूस्ड नज़र आता है। उसमें एक करंट जो है वो इंड्यूस्ड होता है। इस चीज़ के बारे में आप समझे होंगे। तो इसी तरीके से हम इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।